गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हमने प्रीवियस 2 वीडियोस के अंदर हमारा एडजेक्टिव वाला टॉपिक पढ़ा था, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी क्वांटिटी जो शो करती है हमको, वो वर्ड्स हम एज ए एडजेक्टिव जानते हैं। अब देखिए, एडजेक्टिव के यूजेस भी हमने सीखे थे, वर्ड्स भी देखे थे, कल सारे उनके टाइप्स सीखे थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसी चैप्टर का एक पार्ट और है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आज हम हमारा ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये एडजेक्टिव से रिलेटेड ही है, पर इसके जो यूजेस होते हैं एडजेक्टिव के, वो इसके थ्रू हमको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। डिग्री ऑफ कंपैरिजन। यू हैव लर्न दैट एडजेक्टिव्स हैड 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। लेट अस रिवाइज व्हाट वी नो। देखते हैं हम, जैसे किसी भी सेंटेंस में कोई एडजेक्टिव यूज़ होता है तो वो 3 टाइप से यूज़ होता है। एक तो सिंपल वे में, एक तो उसको हम पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं कि सिंपली अगर किसी की कोई क्वालिटी शो हो रही है तो वो एज अ पॉजिटिव डिग्री हम यूज़ करते हैं। अब कंपैरेटिव डिग्री का मीन होता है कि किन्हीं भी 2 थिंग्स के अंदर, अगर नाउन या प्रोनाउन है, उसकी 2 थिंग्स के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं कि ये उससे ज़्यादा, कम, ज़्यादा, इस तरह से जो कंपैरिजन होता है, तो वो जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं वो हम कंपैरेटिव डिग्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो उसी तरह से सुपरलेटिव डिग्री के अंदर कि वो सुपीरियर होता है। जो भी अगर हम किसी के अंदर कंपैरिजन नहीं शो करते और वो सिंपल भी नहीं है और वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड की एक क्वालिटी है कि वो अच्छा है, बेटर यानी कि वो गुड से भी ज़्यादा अच्छा, उससे मच बेटर है। फिर उसके बाद जब बेस्ट है, दैट मीन्स कि वो सबसे अच्छा है। तो ये 3 तरह से हम वर्ड्स को यूज़ करते हैं। वैसे सारे वर्ड्स तो आपने देखे ही होंगे, पर फिर भी हम इनको कैसे यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं। जैसे दिस इज़ अ गुड वायलिन। तो सिंपली देखिए, आप इस सेंटेंस को रीड करेंगे तो इसकी क्वालिटी हमको शो हो रही है गुड। तो ये हमारा एडवर्ब है, पर ये किसके थ्रू है? पॉजिटिव डिग्री, क्योंकि इसके अंदर किसी से भी कोई कंपैरिजन नहीं है, सिंपली खाली उसकी एक क्वालिटी शो की हुई है। तो ये हम पॉजिटिव डिग्री के अंदर इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, माई वायलिन इज़ बेटर देन द वन यू बॉट। तो देखिए, यहाँ पे बेटर वर्ड दिया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया था कि जो बेटर वर्ड है और देन यानी कि वो किसी से कंपेयर कर रहा है, तो वो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर किसी चीज़ से माई वायलिन को किसी दूसरे के वायलिन के साथ इसमें कंपेयर किया हुआ है। सेंटेंस रीड करके हमको इजीली पता चल रहा है, तो ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस हुआ। बॉबीज वायलिन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल ओवर वायलिन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सुपरलेटिव डिग्रीज के अंदर जैसे सुपीरियरिटी बताते हैं कि वो सबसे बेस्ट है, तो इसी तरह से ये जो बेस्ट वर्ड आ रहा है उससे द बेस्ट वर्ड पढ़ के हमको पता लग जाता है कि ये सुपरलेटिव डिग्री है। द एडजेक्टिव्स गुड इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन और थिंग, इट इज सेड टू बी द पॉजिटिव डिग्री। कि जैसा मैंने आपको बताया, पॉजिटिव डिग्री अगर सिंपली किसी की क्वालिटी दी हुई है तो वो हम एज अ पॉजिटिव डिग्री इंक्लूड करते हैं, है ना। तो द पॉजिटिव डिग्री इज यूज्ड व्हेन नो कंपैरिजन इन मेड, है ना। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि कंपैरेटिव डिग्री जिसमें यूज़ नहीं होगी, सिंपली सिर्फ क्वालिटी दी हुई है और उसमें कंपैरिजन कोई भी नहीं है, तो वो एज अ पॉजिटिव डिग्री के वर्ड्स होंगे। द एडजेक्टिव बेटर इज यूज्ड टू कंपेयर 2 थिंग्स। जैसा मैंने आपको बताया है कि जो बेटर वर्ड होता है वो हमेशा 2 थिंग्स के अंदर कंपैरिजन के काम में आता है। इट कन्वेज अ हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी देन ऑफ द पॉजिटिव से हाई। से बोला ना, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड मीन्स अच्छा, बेटर मीन्स उससे अच्छा, है ना। तो और बेस्ट मीन्स सबसे अच्छा। तो जो बेटर बीच वाला है ना, वो गुड से अच्छा और बेस्ट से कम है, तो वो दोनों से कंपेयर करेगा कि कम वाले से थोड़े ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा वाले से थोड़ा कम है। तो ये हमें कंपैरिजन शो करता है। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि कंपैरेटिव डिग्री हमें कंपैरिजन शो करती है। द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड टू कंपेयर 2 पर्सन और थिंग्स, दैट्स इट। अब द एडजेक्टिव बेस्ट इज यूज्ड टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स। द एडजेक्टिव बेस्ट इज सेड टू बी द सुपरलेटिव डिग्री। कि ये देखिए, सुपरलेटिव डिग्री किसको कहते हैं? जैसा हमने बोला था कि जो हमने 2 डिग्रीज पहले पढ़ी है, पॉजिटिव डिग्री एंड कंपैरेटिव डिग्री, तो उन दोनों से जो बेस्ट होगा वो हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी, क्योंकि वो गुड से भी ज़्यादा, गुड से बेटर से, उन दोनों से सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, तो वो हमें एज ए सुपरलेटिव डिग्री हम
पढ़ते हैं, द सुपरलेटिव डिग्री कैन बी यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स, इट डेनोट्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी, कि वो ग्रुप में सबसे अच्छा होगा, ये शो करता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हमें ये तीनों डिग्रीज पढ़ लिए। अब जैसा कि मैं आपको इनको पहचानने का एक वे बता देती हूँ कि जिससे आपको इजीली पहचान पाओगे, कि जैसे देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर देन वर्ड का यूज़ होता है तो दैट मीन्स आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है, क्योंकि उसमें देन यूज़ हो रहा है। तो जैसे आप इस एग्जाम्पल के सेंटेंस में इजीली देख सकते हैं कि बेटर देन द वन, ये देन वर्ड आ रहा है ना, तो इस देन वर्ड से आपको अच्छे तरह से पता लग जाएगा कि ये जो वर्ड है वो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। तो इसमें आपको कंपैरेटिव डिग्री के वर्ड पढ़ने हैं। और उसके बाद देखिए जहाँ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है वहाँ पे हम द लगाते हैं। जैसा ये सेंटेंस हम एग्जाम्पल हम देखते हैं ना, तो इजीली आपको पता चल जाएगा। जैसे बेबीज वायलिन इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल ओवर वायलिन्स, तो यहाँ पर जो द बेस्ट वर्ड दिया हुआ है, तो हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो सुपरलेटिव डिग्री है उसमें द का यूज़ होता है। तो अगर ब्लैंक आपको दे रखा है एग्जाम में आपके और वो सेंटेंस दे रखा है और ब्लैंक से पहले अगर द का यूज़ हुआ हो तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि वो हमको वहाँ पर कौन सा वर्ड फिल करना है, सुपरलेटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करना है। और देन वर्ड दिया हुआ है तो आपको इजीली फाइंड आउट कर लोगे आप कि आपको इसमें कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड यूज़ करना है। और अगर देन भी नहीं आ रहा है और द भी नहीं यूज़ हुआ है तो फिर आपको सिंपली है कि वो पॉजिटिव डिग्री का वर्ड होगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट, तो इस तरह से ये 3 स्टेप में हमारी सारी डिग्रीज हम कंप्लीट करते हैं। तो तीनों डिग्रीज के वर्ड आपको इजीली, आप चाहें तो फ़ोन पे भी देख सकते हैं, अच्छी तरह से वो सारे वर्ड्स आप सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए। इसके अंदर एक्सरसाइज भी दी हुई है आपके, एक एक्सरसाइज में आपको रीड करके बता देती हूँ। देखिए अगर आपको कोई उसमें प्रॉब्लम होती होगी तो मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। देखिए पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज दी हुई है। मिस्टर डेविड इज, इसमें यंग है, देखिए इसमें न देन दिया हुआ है न सुपरलेटिव डिग्री का मार्क द दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर सिंपली यंग वर्ड ही यूज़ करेंगे। उसी तरह से सेकंड देखिए, डिड यू नो दैट माउंटेनियर्स कैन बी, अब देखिए यहाँ पर डेंजर लिखा हुआ है और जस्ट ब्लैंक के बाद देन वर्ड यूज़ हुआ है, तो इसमें आप मोर डेंजर का यूज़ करेंगे। क्या लिखना है आपको, मोर डेंजर, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया इसमें देन वर्ड का यूज़ हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ द ब्लैंक गर्ल इन द नेबरहुड, जैसा कि मैंने आपको शो किया अभी कि द यूज़ आते ही आपको सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करनी है, तो इसमें क्लेवरेस्ट वर्ड आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इज़ एन एलिफेंट ब्लैंक देन हिपोपोटामस, तो देन वर्ड यूज़ आते ही यहाँ पर आपको बिगर लगाना है। उसके बाद 5th में आपको देन वर्ड आते ही क्विकर लगाना है। 6 में आपको इसमें सिंपल पॉजिटिव एज दिया हुआ है, इसका मतलब इसको कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें ना तो द दे रखा है ना देन दे रखा है, तो आपको एज इट इज़ इस टोल को ऐसे ही रखना है। टुमोरो 7 नंबर वाला देख लेते हैं, टुमोरो द वेदर इज़ गोइंग टू बी बैड का, इसमें देन दे रखा है, तो इसका जो कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड होगा वो होगा वर्स। और नेक्स्ट हम देख लेते हैं 8th नंबर वाला हमारा लास्ट सेंटेंस, डू यू नो द सेइंग दैट योर स्कूल डेज आर ब्लैंक ऑफ आवर लाइफ, तो इसमें हैप्पी का हैप्पीएस्ट है ना, स्कूल डेज हमारे हैप्पीएस्ट डे होते हैं ना, तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। तो आपने डिग्रीज वाले तीनों देख लिए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। सो इनके वर्ड्स देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम मैंने आपको क्या बताया था, इंटीजर के बारे में, जिसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे 1.1 के, मल्टीप्लिकेशन डिवाइड के थे आपके सिलेबस में, तो ये मैंने करवाए थे। अब आपके क्वेश्चन नंबर देखना, एब्सोल्यूट वैल्यू भी मैंने बता दी थी कि किस टाइप से आपको सॉल्व करना है, जो भी नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में आपको करना है उसको, क्लियर। अब आपको ये ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट तो नहीं करने, आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट 7 देखना, फाइंड द इंटीजर विच गिव +35 व्हेन मल्टीप्लाई बाय -1, क्वेश्चन नंबर आपके 7, क्लियर। अब इसमें जैसे आपको एक इंटीजर फाइंड करना है, एक क्या करना है, इंटीजर जो क्या होता है, मतलब -1 से उसको मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, -1 से, और आंसर आपके आते हैं प्लस के 35,
गिव्स, अब गिव्स दे रखा है, इसका मीन्स ये आंसर है। जैसे आप किसी भी नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आपके क्या आ रहे हैं यहाँ पर 35। अब -1 को अब उसको किस नंबर से आपने उसको मल्टीप्लाई किया है तो वो इंटीजर हमें यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या लेंगे, जो भी हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हम एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, वो होता है एक्स। जैसे हमने एज्यूम कर दिया लेट द इंटीजर, कि हमें एक इंटीजर फाइंड करना है, तो लेट द इंटीजर बी एक्स। क्लियर, जैसे हमने एक्स ले लिया। अब इसमें हमारे मतलब मीन्स क्या, मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट करके दे रखा है कि आंसर आ रहे हैं 35, और हमने किससे मल्टीप्लाई किया इसको, एक्स को -1 से किया है, क्या हो जाएगा, -1 से किया है। तो हम इसकी इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे, देखना आप, इसे एक्स, क्लियर, जैसे ये इंटीजर है, एक बार इसको इंटीजर लेना है आपको, इनटू मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई का साइन किससे किया, -1 से किया है। क्लियर, अब इन दोनों का आंसर क्या आ रहा है, लिख रखा है ना गिव्स, गिव्स मीन्स यहाँ पर आप गिव्स आ जाता है, रिजल्ट आ जाता है, इक्वल कुछ भी आ जाता है, आपको समझ आना कि वो आंसर है। तो यहाँ पर x इंटू -1 इक्वल, अब यहाँ पर आपको दे रखा है 35, वो भी प्लस के दे रखा है, ठीक है। अब 35 दे रखे, अब इसको सॉल्व कर दो, क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, नहीं तो क्या करोगे, डाई इसकी बाई डी कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। बताया था ना, जैसे लीनियर इक्वेशन आप सॉल्व करते तो उसमें क्या होता है, न्यूमेरिकल अगर वेरिएबल मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -x आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको बाई टी कर देते हैं, -1 को, वैसे ही मल्टीप्लाई होता है पर एक नॉर्मल क्या कर देंगे, इसको हम बाई टी कर देंगे। तो x तो एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये लेफ्ट में रहने दो, इक्वल 35, ये इसके राइट साइड में एज इट इज़ फर्स्ट। अब इसको ये इसके साथ किससे कनेक्ट है, मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। और डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट में -1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, x = अभी डिवाइड में आ गया तो इसको अपॉन की फॉर्म में मैंने आपको बताया था, 35 अपॉन -1, और 1 की टेबल में 35 कितने टाइम आते, 35। अब इसमें साइन मस्ट बी कंपलसरी, प्लस माइनस, क्लियर। तो वो इंटीजर कौन सा हो गया, -35। x की वैल्यू क्या ली हमने, x हमने क्या एक बार एज्यूम किया था इंटीजर, और हमें वही फाइंड करना है कि इंटीजर, तो इसका मीन्स हमने क्या किया, -35 को अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे आंसर 35 आता नहीं आता है। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे आपने इसको चेक किया कि दिस इज़ करेक्ट, ये करेक्ट है या नहीं, तो क्या करोगे, जो हमने इक्वेशन फॉर्म की उसी में वैल्यू पुट ऑन कर दो, किस टाइप से, इसे -35, अगर -35 को अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर क्या आता है, 35 और माइनस प्लस। क्लियर, तो इस टाइप से आपको इसको वेरीफाई भी साथ साथ में करके देखना है, ठीक है। वैसे तो यही सॉल्व करना है, बट इसको रफ में करना है, ये वेरिफिकेशन। क्लियर, तो इसका मैं आप यहाँ पर लिख देना, देयरफॉर इंटीजर इज -35। क्लियर, इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे फाइंड द इंटीजर विच गिव्स -67 व्हेन मल्टीप्लाई बाय +1। सेम एज इट इज, कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हमने +1 से मल्टीप्लाई किया और आंसर आते हैं हमारे -67। तो वही सेम एज इट इज ही करना है आपको, ये आप ट्राई करना है कि सेम है, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ, और बेटर समझ में भी आएगा। कि यहाँ पर क्या लिखोगे, लेट द इंटीजर बी x, वही लेना है आपको, इनटू, अब यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में +1 दे रखा है, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, इक्वल 67, वो भी माइनस के दे रखे तो -67 हो जाएगा। देन x एज इट इज़, देन क्या हो जाएगा, इसको बाई टी पी करोगे। अब यहाँ बाई टी पी है, ये हमने अल्टरनेट किया था, जैसे हम कोई भी बाई टी पी प्रोसेस हम यूज़ करते हैं तो डिजिट अल्टरनेट साइन अल्टरनेट हो जाएंगे। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जैसे क्या था, मल्टीप्लाई, और तो हम डिवाइड में कर दिया। अब यहाँ पर अभी भी मल्टीप्लाई है वैसे, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा। फिर उसको बाई टी पी कर देना, ये साइन चेंज नहीं होगा बिकॉज ये तो पूरा -1 है, इसको देखना है हमको, ठीक है, कि दो डिजिट के बीच में क्या कनेक्ट हो रहा है वो चीज़ आपको देखनी है। तो ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, x = यहाँ पर आपको x डिवाइड की फॉर्म में यूज़ करना है, और देन इसको डिवाइड करके इंटीजर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन 7 जो है 8 है, 7 तो मैंने करवा दिया, 8 आपको करना। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखना, एन इंटीजर व्हेन डिवाइडेड बाय -2 गिव्स
42 फाइंड द इंटीजर। अब इसमें आपको क्या करना है, डिवाइड। अब इसमें क्या दे रखा है कि ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको -2 से डिवाइड करने पर आपके आंसर इसमें आ रहा है 42। तो इसको भी सेम एज इट इज ऐसे ही करेंगे। ये मैं करवा देती हूँ आपको। इसे फर्स्ट अब इसे आपको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है आपके 9। 7 मैंने करवाया, 8 आपके होमवर्क है और 9 मैं करवा रही हूँ। लेट द इंटीजर बी एक्स, हमको इंटीजर ही फाइंड करना है, तो ये लाइन तो एज इट इज रहेगी आपकी। देन अब क्या हो जाएगा, इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी, x। अब यहाँ पर डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड का साइन यूज़ करें, इक्वेशन बनाएंगे पहले, x डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर क्या करेंगे, -2। क्या आ जाएगा, -2 मीन्स क्या कि -2 को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, -2 से हम किस इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं, -2 से हम किस इंटीजर को डिवाइड कर रहे हैं कि आंसर आ जाए हमारे 42। क्लियर, 42। अब इसको सॉल्व कर दो आप, क्या कर देंगे, डायरेक्ट बाई टू दे रखा है ना, तो -2 की हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट बाई टू भी कर देंगे। तो x एज इट इज इक्वल 42 है, ये तो एज इट इज रहेगा। अब ये देखना, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई था तो हमने क्या कर दिया था, डिवाइड में लेकर आए थे ना, लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने किया था। अब यहाँ पर डिवाइड है तो ये किस में आ जाएगा, -2 में आ जाएगा, -2 और इनके बीच में कौन सा साइन आ जाएगा, मल्टीप्लाई का। अब इसको सोल्व कर दो, x इक्वल्स टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 84। अब 84 तो हो गया। अब यहाँ पर देखना प्लस माइनस, साइन इग्नोर नहीं करना आपको, तो लिख देना देयरफॉर या सो कुछ भी लिखो, इंटीजर इज -84। अब इसका भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हो, जैसे इंटीजर आ गया, अब -84 को अगर आप -2 से डिवाइड करके देखते हो तो आंसर आता है हमारे 42 आ जाएगा ना। तो इस टाइप से आपको इसको वेरीफाई करना है, चेक कर लो, इसको भी देख लो। चेक कैसे करेंगे, जैसे x की वैल्यू हमारे क्या आई, -84, इसको डिवाइड करेंगे -2 से, अब -84 -2, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो 2 के टेबल में 84, 42 टाइम और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर किस में आ गए, प्लस के 42, और यही आ रहे हैं हमारे भी। तो इस टाइप से आपके ये 1.1 आपके ये कंप्लीट हो गई है। अब है आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर। नेक्स्ट टॉपिक आप ये देखना कि इंटीजर मतलब इंटीजर की कुछ प्रॉपर्टी भी दे रखी है, मतलब क्लोजर, डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी है, मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगी इसमें। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड है आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है आपके एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इन्वर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, इस टाइप से आपके। अब इसमें भी इसमें भी फोर पार्ट दे रखे हैं। कैसे दे रखे हैं, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी के आपके 4 पार्ट इसमें दे रखे हैं। और एक लास्ट होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, उसमें वो भी है इसमें आपके साथ साथ में, वो भी मैं आपको बता दूंगी इसमें, ठीक है। अब इसमें देखना क्लोजर प्रॉपर्टी 1 बाय 1, जो प्रॉपर्टी मैं लिखवा रही हूँ उसको आपको नोटबुक में लिखना है, जैसे मैं लिखवा रही हूँ वो एज इट इज आपको नोट करना है, ठीक है। और होमवर्क आप बराबर करना है आपको, ऐसे नहीं कि होमवर्क छोड़ दो, जो मैं दे रही हूँ वो होमवर्क आपको करना ही है कंपल्सरी। यस, फर्स्ट है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लियर, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे कोई भी 2 इंटीजर होता है, ठीक है, 2 इंटीजर है, उस 2 इंटीजर का आपको एडिशन भी करनी है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी
करना है। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, मैं लिख देती हूँ कि इफ़ टू इंटीजर जैसे ए एंड बी, ए और बी लो वेरिएबल के थ्रू समझोगे तो इजी समझ में आएगा, ठीक है। ए और बी, जैसे ए बी अलग अलग इंटीजर है, अब इनको आपको सम भी करना है। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी, उसमें मैंने आपको बता दिया एडिशन, ठीक है। एडिशन मीन्स वही ऐड का मीन्स एडिशन, में पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, एडिशन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सम का हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आपके आंसर आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद है आपके सब्ट्रैक्शन, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक। नेक्स्ट है आपके मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या हो जाएगा, दोनों इंटीजर के बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और नेक्स्ट है आपके डिवीज़न, डिवीज़न में क्या हो जाएगा आपके a डिवाइडेड बाय b। अब a डिवाइडेड, अब इसमें देखना इन दोनों का आंसर तो आपके इंटीजर में आएगा, इसका भी आंसर आपके इंटीजर में, मतलब नेगेटिव कुछ भी आ सकता है, इसका आंसर भी आपके नेगेटिव, इसमें भी आपका आंसर नेगेटिव या पॉजिटिव किसी में भी आ सकता है। इसका आंसर आप कभी कभी ये भी देखना, जैसे हम डिवाइड करते तो इसका आंसर इंटीजर में भी आ सकता है और कभी कभी रेशनल नंबर में भी आता है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, ये आपके एग्जिट नहीं होती। जैसे इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे कोई भी मैंने एग्जाम्पल ले लिया 4/2, जैसे क्या होता है ना 4 डिवाइडेड बाई 2, इसे ये प्रॉपर्टी मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। अब इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आ रहा है, हमारे 2 आ रहा है, इंटीजर में ही आ रहा है। बट जैसे बाई चांस कभी ये हो गया 2 डिवाइडेड 4, तो इसको भी हम कैसे लिखेंगे, 2 डिवाइडेड 4 ये लिखेंगे, बट इसका आंसर कैसे आएगा 1/2। और 1/2 ये क्या होता है, ये रेशनल नंबर होते हैं, जो भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहे हैं ना, ये आपके नंबर कौन से हो जाएंगे, रेशनल। और हमें यहाँ पर इंटीजर की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये आपके क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, ये एग्जिट नहीं होगी। बाकी ये वाली ये एग्जिट हो जाएगी, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब इसमें तो आंसर इंटीजर में ही आने वाले, सिंपल ही आने वाले, जिससे कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है। मल्टीप्लिकेशन में भी आंसर वही आएंगे आपके, और डिवीज़न में आपके आंसर रेशनल नंबर में भी आ सकते हैं और सिंपल भी आ सकते हैं। इसलिए ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो गुड नहीं होती है, वो भी किसके लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, क्लियर। तो ये आपके नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके, मैं आपको चारों एक साथ ही बता रही हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन का। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसमें भी क्या होंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यस। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें भी आपके क्या हो जाए, इफ़ टू इंटीजर, इसे ले लिया हमने ए एंड बी, क्लियर। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, जैसे हमने एडिशन, जैसे हमें कोई भी एडिशन करनी, अब इसमें एक फॉर्मूला है, इसमें ये देना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मीन्स क्या होता है, इसमें आपके मतलब इक्वल, मतलब इसमें बीच में दोनों साइड आएगी, इक्वल का साइन आएगा, और लेफ्ट और राइट हैंड दोनों साइड आपको यूज़ करनी है कि इन दोनों का देखना है एक बार आप, a प्लस बी इक्वल्स टू, अब इसमें क्या होता है कि इसको अल्टरनेट करना है, जैसे a प्लस बी, तो कम्यूटेटिव का मीन्स यहाँ पर क्या करना है आपको, b प्लस ए, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड में तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या होगा, b प्लस ए वैल्यू वही रहेगी, पर इसको चेंज कर दिया, तो इन दोनों का आंसर क्या होगा, सेम ही होगा। कैसे, 7 + 3 और 3 + 7, आंसर तो 10 ही आने वाले ना। तो ऐसे ही आपको इसमें सब्ट्रैक्शन है, सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे a माइनस बी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस ए, बट यहाँ पर इसका आंसर इक्वल नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, नॉट इक्वल, क्योंकि इसमें a माइनस बी हो जाए, बट इसमें b माइनस ए, तो आंसर क्या डिफरेंट होगा ना, जैसे ये प्लस का आ गया तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा, तो ये आपके गुड प्रॉपर्टी नहीं है। कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन, ये है। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन,
ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन में भी देखना, मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी कर दिया इक्वल्स टू b इंटू ए, इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा। तो a इंटू बी करो, 7 इंटू 3 करो, 3 इंटू 7 करो, आंसर तो 21 ही आने वाला है। और लास्ट है आपके डिवाइड, डिवीज़न, वही डिवाइड मेथड। डिवीज़न में क्या हो जाएगा, a डिवाइडेड b और यहाँ पर आ जाएगा b डिवाइडेड a। तो इसमें भी आपके नॉट इक्वल, ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी, नॉट इक्वल आ जाएगी। डिवीज़न है यहाँ पर, सर डिवीज़न, यहाँ पर डिवीज़न लिख दो, डिवाइड और कम, डिवीज़न है ये। डिवीज़न में a डिवाइडेड b और b डिवाइडेड, अब इसमें जैसे मैंने यहाँ पर 7 माइनस 3 कर दिया, 7 डिवाइडेड 3 और यहाँ पर 3 डिवाइडेड 7, तो आंसर डिफरेंट ही आएंगे। तो इस टाइप से आपको ये, मैंने आपको आज आप 2 प्रॉपर्टी पढ़ा दी, आगे की जो प्रॉपर्टी होगी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7 मैं आपका लेसन 2 पढ़ा रही हूँ कंटिन्यू। उसके 2 पार्ट्स आपने पढ़ चुके हो आप। पार्ट 3 मैं कंटिन्यू करूँगी। पार्ट 3 में मैं पढ़ाऊँगी आपको आज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। उससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो ये था कि 5 स्टेप में हम अपना फूड कैसे अंदर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करने के साथ साथ उसका एसिमिलेशन यानी उसका यूज़ क्या करते हैं, और देन इजेशन यानी लास्ट स्टेप में जब एक्स्ट्रा या वेस्ट फूड मटेरियल जो होता है उसको बॉडी से एक्सक्रीट आउट करते हैं। ये 5 स्टेप में छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी थी, उस क्लास को मैंने वहाँ पे लास्ट ख़त्म किया था। मैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन स्टार्ट करना चाहूँगी आज। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में ये कि जो अदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका सेकेंड लेसन वो किसके ऊपर है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट लेसन था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के ऊपर था, तो हमने ऑटोट्रॉप, हिटरोट्रॉप ये सब सिर्फ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में, एनिमल्स के बारे में। तो एनिमल्स की स्टडी करने में सबसे पहले किसको लेंगे हम, यूनिसेलुलर, मतलब सबसे पहले किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो हम उसका सबसे छोटा पॉइंट पहले लेते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की बात करें यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनिमल की बात करें तो वहाँ पर सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म कौन है, जो सिर्फ एक सेल से बना होता है। तो एक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म को लेते हैं जिसका है अमीबा। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब अमीबा में न्यूट्रिशन किस टाइप से होता है या किस मोड से होता है, तो मैं इसको पढ़ाऊंगी। आपकी बुक में दे रखा है, मैंने नोट्स इसलिए बनाए ताकि आपको कंटिन्यू रिमाइंड करवा रही हूँ बार बार कि नोट्स बनाना आप सीख जाओ, इसलिए ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रही हूँ आपको कि नोट्स कैसे बनाते हैं, किस तरह से आपको नोट्स में अपनी लैंग्वेज बना के लिखनी है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो वो आप इस वीडियो से आप सीख सकते हो। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा, जैसे फर्स्ट यहाँ पे बुक में भी दे रखा है, मैं बुक भी साथ में रख रही हूँ ताकि आपको ये नहीं लगे कि मैंने अपनी तरफ से कुछ ऐड किया है, आप अपनी बुक का ही पढ़ रहे हो, मैं वो ही कंटिन्यू कर रही हूँ। जैसे न्यूट्रिशन इन अमीबा दे रखा है, ठीक है, तो आपको ये सब डिटेल्स में लिखना ज़रूरी नहीं, आप इसके मेन पॉइंट टू पॉइंट इसका डायग्राम बना दो और डायग्राम को वेल लेबल। साइंस में वही डायग्राम कहलाता है जिसके लेबल्स होते हैं, नहीं तो वो पेंटिंग कहलाती है। अगर आप उसको लेबल नहीं कहोगे या लेबल नहीं करोगे तो वो डायग्राम अधूरा रहेगा। तो सबसे फर्स्ट नोट्स बनाने में यही है कि आप जिस चीज़ का डायग्राम बुक में दिया हुआ है आप उसको ज़रूर ड्रॉ करो और उसके साथ साथ उसकी लेबलिंग को लर्न करो। तो फर्स्ट अमीबा लेते हैं कि अमीबा में न्यूट्रिशन का मोड या न्यूट्रिशन का तरीका कैसे होता है, अमीबा अपना फूड अंदर कैसे लेता है, क्योंकि वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जो सिर्फ एक सेल से बना है। क्योंकि अमीबा एक सेल से बना है तो वो खाना जिस सेल से ले रहा है उसी सेल से वो अंदर ले रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, और इजेशन यानी बाहर भी उसी सेल से निकल रहा है, तो उसको समझना ज़रूरी है। जैसे ये अमीबा का एक डायग्राम दे रखा है, आपको पता है स्पेसिफिक डिफाइनेड फिक्स स्ट्रक्चर अमीबा का नहीं होता, वो अपना स्ट्रक्चर रोज़ चेंज करता रहता है। रोज़ मतलब ये कि उसको जहाँ पर बैक्टीरियल सेल दिखेगी वहीं पे वो अपने स्यूडोपोड बना देता है। जैसे देखो इस डायग्राम में, ये जैसे अमीबा है, इस अमीबा का ये स्ट्रक्चर था, इसके अंदर पहले न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस तो हर सेल के अंदर होता है। न्यूक्लियस ये क्या होता है, तो ये एक जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने का पॉइंट होता है। इसी के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसी की वजह से लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अंदर भरा होता है सेल लिक्विड जो येलो में शो किया है मैंने, तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। अब इसने क्या किया, इसके लिए जो फूड है वो इसके लिए क्या है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पर एक बैक्टीरिया आके इसके पास आ गया, ठीक है, या इससे दूर है, इसको लगेगा कि ये मेरा फूड है। तो जैसे ही इसको ऐसा हुआ कि ये मेरा फूड है और इसको मैं खा सकता हूँ, तो ये अमीबा क्या करेगा, जैसे ही फूड सेल यानी बैक्टीरियल सेल को देखेगा, इस बैक्टीरियम सेल को वो देख के या फील करके, देख के मीन्स ऐसा नहीं कि इसके अंदर आइज होती है ना, तो अमीबा का मतलब है कि मेरा मीन है कि इसको जैसे ही फील होगा कि ये मेरा फूड पार्टिकल है, फील होने के बाद है
ये क्या करेगा, अपने आसपास ऐसे स्यूडोपोड्स बनाएगा। क्या कहते हैं इसको, स्यूडोपोड्स। स्यूडोपोड्स मीन्स ऐसे, इसका पोड्स का मीनिंग होता है फुट, फुट यानी पैर। एक्चुअल में अमीबा एक सेल से, तो हम बोल ही नहीं सकते कि इसके पैर होते हैं, इसकी आँख होती है, इसके तो नोज होता है, इसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नहीं, इसमें तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये तो बना ही सिर्फ एक सेल से। तो एक सेल से बना है, तो इसमें क्या होता है कि इसके कुछ भी नहीं होता है। तो ये स्यूडोपोड एट अ टाइम बना देता है। स्यूडोपोड यानी फॉल्स फुट, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो स्यूडो का मीनिंग हो जाएगा आपका फॉल्स, एंड देन पोड्स का मीनिंग हो जाएगा फुट, यानी ऐसे पैर जो इसके एक्चुअल पैर है ही नहीं, फॉल्स फुट है, जो कभी भी बन जाते हैं। आज यहाँ बने, कल इसको अगर बैक्टीरिया यहाँ दिखा तो कल यहाँ पे स्यूडोपोड बन जाएंगे। तो ये जो स्यूडोपोड होते हैं, ये इस तरह से बनाकर ये बैक्टीरियम सेल को क्या कर लेता है, ये अपने अंदर ले सकता है। जैसे ये स्यूडोपोड है, यहाँ पे इसने स्यूडोपोड के जरिए इस बैक्टीरियल सेल को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है ना, इसको बाद में ये कैविटी में फंसा रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक साफ साफ एक कैविटी बन रही है जिसमें फूड कैप्चर हो रहा है। इसके बनने के बाद यहाँ न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा फिर, ये तो एज इट इज रहेगा, धीरे धीरे ये इसको कैविटी में फंसा रहा है। कैविटी में फंसाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये धीरे धीरे इसने इसको पूरा अंदर ले लिया। ये बैक्टीरियल सेल इसकी पूरी अंदर आ गई, मैंने यहाँ पे ड्रॉ की, ये पूरी बैक्टीरियल सेल है जो इसके अंदर आ गई है, जिसको बोलेंगे हम फेगोलाइसोसोम। इसको टर्म क्या है, फेगोलाइसोसोम। अगर आपको नहीं भी दिख रहा हो तो बुक में दिख जाएगा, डायग्राम लिखा हुआ है वो कि वो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ये जो बनी ये चीज़, इस चीज़ को नाम क्या देंगे हम, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बनी, उस फूड वैक्यूल में बीच में क्या है, फेगोलाइसोसोम, ये चीज़ बन गई। अब इस चीज़ का ये क्या कर रहा है, अमीबा बैठे बैठे डाइजेशन कर रहा है। ये इसका फूड है, ये इसको अंदर लेके क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है। डाइजेशन के बाद यहाँ पे दे रखा है एक स्टेप पोस्ट डाइजेशन। पोस्ट डाइजेशन यानी यहाँ चीज़ डाइजेस्ट होने के बाद अंदर से एक्सक्रीट मटेरियल या वेस्ट मटेरियल बॉडी से वापस आउट हो रहा है। मैंने बताया बैक्टीरियल सेल क्योंकि पिंक कलर की शो की थी, इसीलिए मैंने पोस्ट डाइजेशन के बाद जो एक्सक्रीट मटेरियल है वो भी हमने पिंक और येलो से ड्रॉ किया है। तो आप समझने के लिए इसको समझ सकते हो, चाहे कैसे आप नोट्स बनाओ मैटर नहीं करता, आपको समझ में आना चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। ठीक है, आई होप आपको ये अमीबा का डायग्राम समझ में आ गया होगा कि अमीबा अपने अंदर फूड कैसे लेता है। आपको समझ में आ गया, इसका ना तो कोई माउथ है, ना कोई स्टमक है, ना लीवर है, ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ना लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ भी नहीं, फिर भी ये खाना खा रहा है, फिर भी डाइजेशन कर रहा है, और डाइजेशन के बाद वापस पोस्ट डाइजेशन यानी एक्सक्रीशन भी कर रहा है। ठीक है, एक्सक्रीट मटेरियल को एक्सक्रीट कर रहा है। अब ये पूरा जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम एक नाम देंगे और वो होगा फेगोसाइटोसिस। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है फेगोसाइटोसिस, देख लो बुक में लिखा है फेगोसाइटोसिस। इस पूरे जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि साइटो का मीनिंग होता है सेल, जिसमें इसने क्या किया, एक सेल ने अपनी दूसरी सेल को अपने अंदर लिया और अपने अंदर लेने के बाद उसका पूरा साइटोसिस यानी डाइजेशन कर दिया, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। अमीबा जो न्यूट्रिशन लेता है, अगर एक क्वेश्चन एक नंबर का या 1 मार्क्स का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है कि अमीबा के न्यूट्रिशन का मोड क्या है, तो आप क्या लिख सकते हो, सिर्फ एक टिक करना पड़ेगा आपको, फेगोसाइटोसिस। ये हो गया अमीबा का। उसके बाद यहाँ अमीबा का जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एज ए शॉर्ट बता देती हूँ, जो मैंने यहाँ बोला आपको वही चीज़ इसमें मेंशन की है, आप इसको रीड कर लेना कि अमीबा जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यूनिसेलुलर यानी एक सेल से बना होता है, लो स्ट्रीम यानी फ्लो वाले पानी में अमीबा नहीं रहता। यहाँ लिखा है मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, लिव इन पॉन्ड एंड स्लो मूविंग स्ट्रीम, जहाँ पानी धीरे धीरे बहता हो, बहुत फास्टली नहीं, धीरे धीरे पानी बहता हो, वही पानी पर ये उसी पानी में ये ग्रो करता है। इट मूव्स वेरी स्लोली ओवर द बॉटम और ओवर द सरफेस ऑफ डेड लीव यूजिंग द पुस्यूडोपोडिया। उसके जरिए पर ओवर द लीव सरफेस जो पत्तियां होती हैं उनके ऊपर वो सर्वाइव करता है। ठीक है, आगे मैंने जो दे रखा है स्यूडो का मीनिंग क्या होता है और पोड का मीनिंग क्या होता है, वो सब बुक में लिखा हुआ है। आप कुछ भी लैंग्वेज मत लिखो, बस आप मेरे नोट्स को कॉपी कर लो, आप चाहो तो इसको पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और इसका एज इट इज डायग्राम आप नोट्स में बना देना। जो नोट्स है वही आपका होमवर्क है, आपको रोज के रोज नोट्स बनाने, इससे हैबिट बन जाएगी और आपको जल्दी चीज़ें लर्न हो जाएगी, समझ में भी आ जाएगी।
ठीक है, आगे मैं आपको बताती हूँ अमीबा फीड्स ऑन दिस एनिमल, ये बता रहा है पूरा कि इसने अपना फूड अंदर कैसे लिया। व्हेन अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म कम क्लोज टू एन अमीबा, जब भी कोई छोटा ऑर्गेनिज्म इसके पास आता है तो ये अपने स्यूडोपोड बना देता है। नेक्स्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मैं आगे पढ़ाती हूँ। इट पुट्स स्यूडोपोडिया अराउंड ऑर्गेनिज्म जॉइन अप कैविटी, वही चीज़ कैविटी बना दी। द प्रे बिकम्स ट्रैप्ड इन द कैविटी एंड कॉल्ड फूड वैक्यूल, इसको हमने क्या बोल दिया, फूड वैक्यूल। एंड होता है हमारा अमीबा। नेक्स्ट हम लेते हैं पैरामीशियम। अब यहाँ पे कुछ एक पैराग्राफ दिखा है, सम डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इन द फूड वैक्यूल एंड द फूड इज डाइजेस्टेड हियर, इट इज देन एब्जॉर्ब्ड एंड एसिमिलेटेड एंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट इज थ्रोन आउट। यहाँ पे इस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव जूस हमारी बॉडी में भी होते हैं एज वेल एज अमीबा में भी हो गए, तो इस डाइजेस्टिव जूस के जरिए ये चीज़ डाइजेस्ट हो जाती है और एक्सक्रीट मटेरियल को, अनडाइजेस्टेड पार्ट को थ्रोन आउट किया जाता है। ठीक है, अब मैं छोटा सा मैंने नया डायग्राम बनाया, आई थिंक लिखना रह गया है, आप लिख दीजिए यहाँ पे ये किसका है, तो ये है पैरामीशियम का। आप लिख दीजिए इसको पैरामीशियम। ये डायग्राम किसका है, छोटा सा इसलिए बनाया ताकि जो काम की बात है वही आप समझ जाओ इसको। ये पैरामीशियम है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये अपना फूड कैसे लेता है, तो इसकी बॉडी पे ऐसे सीलिया होते हैं, लॉट ऑफ, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर है, तो पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी पर जो ये स्ट्रक्चर मैंने पिंक चौक से शो किया है वो है आपका सीलिया। इसको नाम दे देते हम, ये क्या है, सीलिया। ये स्ट्रक्चर है जो सेंसिटिविटी का काम करता है। इसको समझ में आता है कि यहाँ पे इसके आसपास, इसके जरिए इसको समझ में आएगा पैरामीशियम को कि इसका फूड पार्टिकल इसके नियर आ रहा है। ठीक है, अब आगे जो लिखा है मैं पढ़ लेती हूँ। सीलिया जो होते हैं, इट टेक्स इन फूड पार्टिकल फ्रॉम द सराउंडिंग वाटर विद द हेल्प ऑफ द सीलिया। मैंने ये इसलिए बनाया है क्योंकि सीलिया का ही रोल है यहाँ पर। सीलिया के जरिए ही ये अपने जहाँ पर ये जिस पानी में फ्लो कर रहा है, बह रहा है, उस पानी में से ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके अंदर बॉडी में भेज रहा है। तो यहाँ पे सीलिया का मेन रोल है। सीलिया की वजह से पैरामीशियम में न्यूट्रिशन का मोड होता है। अब नेक्स्ट आगे मैं ले लेती हूँ आपका हाइड्रा। पैरामीशियम हो गया, देन हाइड्रा। हाइड्रा अपना फूड अंदर कैसे लेता है, यहाँ पे लिखा है हाइड्रा जो होता है, इन दोनों की बात करें अमीबा पैरामीशियम, तो ये यूनी है। यूनी मीन्स यूनिसेल्युलर, यानी एक सेल से बने। हाइड्रा पर आते ही बात हो जाती है मल्टी सेल्युलर। हाइड्रा जो ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी सेल्युलर, मेड अप ऑफ मैनी सेल, बहुत सारी सेल से बना होता है। तो ये अपना फूड कैसे लेता है, देख लो, आप समझ जाओ डायग्राम से। ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये सब इसको बोलते हैं टेंटिकल्स। ये टेंटिकल्स से क्या करता है, ये बेबी हाइड्रा है, मतलब एक बड़े हाइड्रा से एक छोटी सी बर्ड बनी। सबसे पहले ऐसा कुछ बना होगा और ये फिर कन्वर्ट होके बेबी हाइड्रा बन गया। ये न्यू है, सिस्टर डॉटर हाइड्रा इसको बोल सकते हैं हम। अब ये जो मेन हाइड्रा बॉडी है, ये क्या करती है, अपने टेंटिकल से, जैसे इसके पास फूड आता है, इस फूड पार्टिकल को ये अपने टेंटिकल्स में कैप्चर करती है और यहाँ से ये फूड ये इस कैविटी में अंदर ले लेता है। तो इसी चीज़ इसके जरिए ये क्या हो जाता है, कैप्चर इट्स फूड यूजिंग टेंटिकल्स। तो आपको नोट्स में डायग्राम बना दो, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है कि हाइड्रा अपना फूड कैसे लेता है, तो इस तरीके से लेता है, टेंटिकल्स के थ्रू वो अपना फूड कैप्चर कर लेता है। ठीक है, ये कि ये डायग्राम, ये कि ये लाइन सारी इसमें लिखी हुई है। द टेंटिकल्स होल्ड द फूड देन कॉन्टेक्ट एंड ग्रेजुअली कर्ल्स टुवर्ड्स द माउथ। इस तरह से ये माउथ पार्ट बना देता है और अपने फूड को अंदर ले लेता है। ओपन्स एंड रिसीव द फूड, ये चीज़ हो गई यहाँ पे। अब आगे मैं नेक्स्ट पढ़ाती हूँ आपको न्यूट्रिशन इन सम इंसेक्ट। इंसेक्ट अपना फूड अंदर कैसे लेते हैं, लास्ट सेकेंड या फर्स्ट पार्ट में बताया होगा कि बटरफ्लाइज और मॉस्क्यूटो जो होते हैं, जैसे उनका फूड होता है वैसे उनका माउथ पार्ट होता है। जैसे हम सॉलिड फूड खाते हैं, तो सॉलिड फूड के लिए हमारे माउथ जो है वो ऐसा है जो जिसके अंदर टीथ है, अलग अलग टाइप के टीथ है, जिसकी वजह से हम अपना खाना डाइजेस्ट ग्राइंड करते हैं, मिक्सअप करते हैं। अब क्योंकि बटरफ्लाई और मॉस्क्यूटो का फूड पार्टिकल क्या है, लिक्विड, वो दोनों क्या पीते हैं, जैसे बटरफ्लाई नेक्टर ऑफ फ्लावर का रस चूसती है और मॉस्क्यूटो ब्लड सक करते हैं। तो उन दोनों के फूड मटेरियल का टाइप कैसा है, लिक्विड। तो लिक्विड फूड मटेरियल के लिए उनके माउथ में टिप का होना ज़रूरी नहीं है, तो इसलिए उनकी बॉडी में, उसके माउथ पार्ट में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम फीडिंग ट्यूब बोलते हैं। और उसी फीडिंग ट्यूब को एक नाम दिया है जिसका बुक में लिखा होगा प्रोबोस्किस, कहीं ना कहीं आया होगा इसका नाम, ये रहा सेकेंड लाइन में। उसके साथ ही एक एग्जाम्पल इसने ऐड किया है, अ हाउस फ्लाई सिट्स ऑन द फूड, इट्स सलाइवा फ्लोज अलोंग अ प्रोबोस्किस ऑन टू द फूड। हाँ, ये बात समझने की। होता क्या है कि एक जैसे हाउस फ्लाई को आपने देखा होगा, किसी भी चीज़ पे वो बैठती है। अपन कहते हैं ना कि हाउस फ्लाई या मक्खियों के बैठे हुए भोजन को हमें नहीं खाना चाहिए, ऐसे फूड को नहीं खाना चाहिए जिसपे मच्छर या मक्खी बैठ जाती है। क्योंकि वो करती क्या है, जिस फूड पार्टी पर, जैसे एक बिस्किट या एक चपाती पे अगर कोई हाउस फ्लाई बैठी है, मक्खी,
तो वो घरेलू मक्खी जो घर में उड़ती है वो बैठने के बाद क्या करती है, अपने मुंह का सलाइवा, वो जो हाउस फ्लाई होगी वो अपने मुंह का सलाइवा उस बिस्किट में डालती है, उस ट्यूब के ज़रिए वो सलाइवा बिस्किट में डालेगी। वो सलाइवा बिस्किट के उतने पार्ट को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब बिस्किट तो सॉलिड फॉर्म में होता है, वो तो उसके माउथ में आ नहीं सकता, इसलिए वो अपना सलाइवा अंदर इंजेक्ट करती है अपनी ट्यूब के ज़रिए। वो सलाइवा बिस्किट में जाता है, उतना बिस्किट डिज़ोल्व हो जाता है और फिर उस डिज़ोल्व वाले बिस्किट के पार्ट को वो अपने अंदर खींच लेता है। तो इसीलिए उसका सलाइवा हमारी चीज़ में आ गया, हमारे फूड पार्टिकल में आ गया। तो भले वो उड़ के जा रहा है पर उसके बैक्टीरियाज, उसके अदर पैरासाइट वो हमारे बिस्किट या हमारे फूड पार्टिकल के अंदर छोड़ के जा रहा है। तो इस वजह से आपको वो चीज़ हमें नहीं खानी चाहिए। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिशन इन इंसेक्ट और बटरफ्लाई। तो इंसेक्ट और बटरफ्लाई में जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो क्या है, प्रोबोस्किस। तो आप इस लाइन को मेंशन करना, प्रोबोस्किस इज अ माउथ पार्ट ऑफ बटरफ्लाइज एंड इंसेक्ट, PROBASCIS। ये प्रोबोस्किस जो होता है वो बटरफ्लाई और इंसेक्ट का माउथ पार्ट है। यहाँ लिखा है हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो सक अप देयर ब्लड, वो अपना ब्लड वहाँ से सक करते हैं। ठीक है, बाकी एंजाइम और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाली बातें हैं, तो वो मैं आपको और नेक्स्ट क्लास में अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है तो हो नहीं पाएगा अभी। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, आप नोट्स बना देना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेकंड चैप्टर पढ़ रहे थे अपन, राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स। इसके अंदर चोलाज वंश के बारे में पढ़ रहे थे कि चोल वंश का साम्राज्य में कौन कौन आया था, राजेंद्र चोल, राजाराज चोल, उनके बारे में पढ़ा। उसके साथ ही साथ उन लोगों ने क्या क्या काम किए थे, उनके इंस्क्रिप्शंस में क्या लिखा हुआ था, ये सारा हमने देख लिया था। लास्ट टॉपिक जो चल रहा था अपने वो चल रहा था टेम्पल्स एंड स्कल्पचर्स। इसके अंदर फर्स्ट पैराग्राफ हो गया है, सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। सेल्फ सस्टेनिंग टेम्पल्स, उन्होंने टेम्पल्स के अलावा भी और कौन कौन से क्या क्या काम किए हैं। अ चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट ऑल्सो अ हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर लाइफ। क्या दे रखा है, अ चोला टेम्पल वॉज नॉट ओनली प्लेस ऑफ वर्शिप, खाली पूजा करने का काम और यही नहीं कि मंदिर बनवाने का यही काम किया, बट ऑल्सो हब ऑफ इकोनॉमिक, उसके साथ साथ उन्होंने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी ऐसे काम किए हैं जिससे कि समाज को आगे प्रोत्साहन मिले और समाज के लिए उन्होंने अच्छे काम किए। सेटलमेंट्स ग्रू अराउंड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस एंड मोस्ट लार्ज टेम्पल्स ऑन ह्यूज ट्रैक्ट ऑफ लैंड गिवन बाय द वेल्थी क्लासेस। क्या दे रखा है, सेटलमेंट्स ग्रू अराउंड टेम्पल कॉम्प्लेक्सेस, उन्होंने टेम्पल्स के पास ऐसी जगह बनाई बहुत बड़ी बड़ी जिससे लोग ट्रैक्ट ऑफ लैंड रह सके, वेल्थी क्लासेस, पूंजीपति लोगों के द्वारा, जो भी उनको डोनेट हुई थी ज़मीन उसके थ्रू। दिस लैंड वॉज नोन एज देवदाना, जिसको क्या कहा गया, देवदाना, यानी कि दान में दी हुई थी तो उसको क्या कहा गया, देवदान। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम दिस लैंड वॉज यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल एंड टू लुक आफ्टर द पीपल हु वर्कड देयर, प्रीस्ट, डांसर्स, म्यूजिशियन, क्राफ्टमैन, गार्लैंड मेकर एंड कुक्स। अब क्या करते थे वो लोग, टैक्स कलेक्ट करने का काम भी करते थे। द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द लैंड, जो भी उनकी भूमि से टैक्स आता था वॉज यूज्ड फॉर, उसका यूज्ड वो किस में करते थे, मेंटेनेंस ऑफ द टेम्पल, टेम्पल को और अच्छा बनाना है, उसको कलर करवाना है, उसमें कुछ नया करना है तो वो काम वहाँ पे करते थे। एंड टू लुक आफ्टर द पीपल हु वर्कड देयर, उसके और किसकी देखभाल के लिए, प्रिस्ट, जो भी पुजारी, डांसर्स होते हैं, म्यूजिशियन होते थे, क्राफ्टमैन होते थे, गार्लैंड मेकर, माला बनाने वाले और कुक्स जो भी होते थे, उन सभी की देखभाल के लिए भी वो पैसा यूज़ करते थे। लर्निंग सेंटर, अब यहाँ पर फर्स्ट क्या आ गया था, नटराज फिगर के बारे में बताया था। सेकंड उन्होंने बताया कि वो टेम्पल्स के साथ साथ दूसरे काम भी करते थे। अब थर्ड आता है लर्निंग सेंटर, यानी कि शिक्षा का भी एक अच्छा केंद्र उन्होंने बना रखा था। दे वर ऑल्सो सेंटर्स ऑफ लर्निंग, क्या दे रखा है, ऑल्सो सेंटर्स ऑफ लर्निंग, सीखने का भी एक केंद्र था। ऑल द प्रीस्ट सर्विस टीचर टू द चिल्ड्रन ऑफ द नियर बाई विलेजेस एंड हेल्ड क्लासेस इन टेम्पल कोर्टयार्ड्स। क्या दे रखा है उन्होंने, ऑल द प्रीस्ट, सभी जो पुजारी होते थे, सर्व दिस टीचर टू दिस, और बच्चों के लिए वो क्या होते थे, एज अ टीचर होते थे, जो अपने आसपास की गाँवों में जाते थे और वहाँ पर हेल्ड क्लासेस, क्लास का आयोजन करते थे इन द टेम्पल कोर्टयार्ड्स। टेम्पल कोर्टयार्ड्स का मीन्स होता है जो मंदिर का बरामदा होता है, चबूतरा भी कह सकते हो, वहाँ पर वो बच्चों को बिठाकर उनकी क्लासेस लेते थे। द ग्रैंड टेम्पल्स ऑफ तंजौर एंड गंगईकोंड चोलपुरम आर एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर मार्वल्स। क्या देखा है,
सबसे अच्छा उनका एग्जाम्पल देखना है तो क्या देखेंगे, तंजौर और गंगईकोंड-चोलपुरम बहुत अच्छे एग्जाम्पल है उनके आर्किटेक्चर, उनके कला के क्षेत्र के। स्कल्पचर यानी कि मूर्तियों बनाने में भी उनका ये एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं। लास्ट आता है ट्रेडिंग पॉइंट, यानी कि उन्होंने मूर्तियाँ भी बनवाई, मंदिर भी उन्होंने बनवाए, उसके बाद उन्होंने व्यापार के लिए भी काम किया था, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया था। अब आता है व्यापार। टेम्पल्स ऑल्सो सर्व्ड एज द मीटिंग पॉइंट फॉर ट्रेड्समैन बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज। क्या दे रखा है, टेम्पल्स, मंदिर जो होते थे वहाँ पर वो मीटिंग करवाते थे, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनकी मीटिंग करने का भी उन्होंने केंद्र बना रखा था। बोथ इनलैंड एंड ओवरसीज, जो अपने देश के होते थे वो भी, ओवरसीज दूसरे देशों से जो आते थे करते थे, तो सभी का उन लोगों ने क्या कर रखा था, एक मीटिंग करने का, यानी कि उनको आपस में कोई बातचीत करनी हो तो उनका केंद्र कहाँ था, टेम्पल था, वहाँ पर जाकर वो आपस में बातचीत कर सकते थे। अब दे रखा है एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द चोलास। चोलास वंश के अंडर में प्रशासन की व्यवस्था कैसी थी, किस प्रकार से उनका शासन चलता था। द किंग वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। क्या देखा, राजा जो होता था वो प्रशासन का हेड होता था। द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। इसको आप इजीली समझना, पहले मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ उसको समझना। आपने अपने देश का नाम सबको पता है, इंडिया। इंडिया के बाद हमारे देश को क्या कर रखा है, अलग अलग स्टेट में डिवाइड कर रखा है। तो हम कौन से स्टेट में रहते, राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर देखो, अब इससे अपने राजस्थान को 33 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हम कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उदयपुर। उदयपुर के बाद वापस से उदयपुर डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग पंचायतों में बांट रखा है, पंचायत समिति में बांट रखा है, ग्राम पंचायतों में बांट रखा है, यानी कि प्रशासन की जो इकाई है उसको अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा है, जिससे प्रशासन का काम, हमारी गवर्नमेंट का काम अच्छे से हो सके। तो ये हम कह सकते हैं कि ये चीज़ हमको पहले से ही देखने को मिल गई थी कि चोलाज वंश का जो शासन था उन्होंने भी क्या कर रखा था, अपना जो क्षेत्र था, अपना जो एरिया था उसको उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में बांट रखा था। अब इसको देखना, द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू प्रोविंसेस। जो उनका राज्य था उनको किस में बांट रखा था, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मीन्स होता है प्रांत। नोन एज मंडलम्स, जिनको क्या कहा जाता था, मंडलम। लुक्ड आफ्टर बाय गवर्नर, जिनकी देखभाल करने वालों को क्या कहा जाता था, गवर्नर। ईच मंडलम वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू न्यूमरस डिस्ट्रिक्ट और वेलांडूस कंप्रेसाइंग सेवरल विलेजेस। अब क्या दे रखा है, वापस मंडलम को किस में डिवाइड कर रखा है, वेलांडूस में। अब वो भी क्या होता था, अलग अलग विलेज के लिए होता था, कि अलग अलग विलेज के लिए अलग अलग डिवाइड कर रखा था। अ विलेज वॉज द लोएस्ट यूनिट ऑफ इन द हेरार्ची एंड वॉज नोन एज द नाडू और कुरम। और सबसे लास्ट में इसमें भी क्या आता है, विलेज। और अपने यहाँ पर भी सबसे लास्ट में क्या आता है, विलेज। ग्राम सभा जो होती है प्रशासन की लास्ट यूनिट होती है, तो यहाँ पर जो लास्ट यूनिट दे रखी है वो क्या दे रखा है, नाडू और कुरम। हो गया इंडिया, राजस्थान, राजस्थान के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद सलूम्बर, सलूम्बर में भी आप किसी पर्टिकुलर, जैसे जल्लारा में रहते हो सकते जल्लारा में भी, और आप किसी इंटरनली पर्टिकुलर गांव में रहते हैं। तो इस प्रकार से एक डिवाइडेशन कर रखा है। तो यहाँ पर भी यही कर रखा है, प्रोविंसेस। प्रोविंसेस को क्या कहा, मंडलम। मंडलम के बाद वेलांडूस, वेलांडूस के बाद नाडू। यानी कि हमारे प्रशासन, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था है उसका क्या कर रखा था, उन्होंने डिवाइडेशन कर रखा था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वॉज द मोस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ द चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन। चोलाज वंश का, चोलाज प्रशासन का सबसे स्पेशल फीचर जो था वो क्या था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो अभी अपने यहाँ पर अभी वर्तमान समय में भी चलती है। अब आप लोग पूछोगे कि मैम कैसे चलती है, तो अपने यहाँ पर पंचायत समिति काम करती है, नगर पालिका काम करती है। तो ये जो संस्थाएं काम करती है, पंचायत समिति है, नगर पालिका है, ये कौन से गवर्नमेंट के अंदर आएगी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर आएगी। ईच विलेज हैड 3 असेंबलीज। अब क्या दे रखा है, हर गांव में 3 प्रकार की सभाएं होती थी, द ऊर, द सभा एंड द नगरम। नाम दे रखे, अंडरलाइन कर देना, द ऊर, द सभा एंड द नगरम। द ऊर इज द विलेज असेंबली वेयर लैंड ऑनर फ्रॉम ऑल क्लासेस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट। क्या दे रखा है, अब ऊर के अंदर गांव के ऐसे लोग पार्टिसिपेट करते थे जो लैंड ऑनर होते थे। लैंड ऑनर का मतलब क्या होता है, जिसके पास अपने खुद की भूमि हो, जो पूंजी भूमि का मालिक हो, जिसके पास अपना खुद का स्वामित्व हो, उस क्लास के सभी लोग उस सभा में पार्टिसिपेट करते थे। सेकंड आता है द सभा। हाउएवर वाज द असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर। अब इसके अंदर कौन पार्टिसिपेट करता था, जो ब्राह्मण वर्ग के लोग होते थे, जो ब्राह्मण वर्ग के लैंड ओनर्स होते थे, वो इसमें पार्टिसिपेट करते थे। थर्ड आता है द नगरम वॉज द असेंबली ऑफ विलेज इनहेबिटेड बाय ट्रेडर्स एंड मर्चेंट।
और नगरम के अंदर कौन आते थे? विलेज इनहैबिटेड बाय ट्रेडर्स एंड मर्चेंट, वहाँ पर रहने वाले व्यापारी और बड़े व्यापारी, और मर्चेंट का मतलब भी वही व्यापारी होता है, तो ये उसमें आते थे। तो ऊर में कौन हो गया? लैंड ओनर, सभा में कौन हो गया? ब्राह्मण लैंड ओनर, और नगरम में कौन हो गया? मर्चेंट। तो आपको वहाँ से अंडरलाइन करके यहाँ तक अंडरलाइन इसको करना है। These assemblies were divided into several smaller committees that performed administrative function. अब क्या कर रखा था? ये जो सभाएं होती थी वापस इनको भी अलग अलग वर्क दे रखे थे। मैं कह रही हूँ ना आप लोगों को, जैसे अपने देश इंडिया में वापस अलग अलग सबको अपना अपना काम दे रखा, सभी स्टेट को अलग काम दे रखा, स्टेट ने वापस डिस्ट्रिक्ट को अलग काम दे रखा, डिस्ट्रिक्ट ने वापस पंचायत समिति को अलग काम दे रखा। तो यहाँ पर भी इन्होंने क्या कर दिया? एडमिनिस्ट्रेटिव परफॉर्म्ड, यानी कि प्रशासन का काम अच्छे से चले, इसके लिए उन लोगों ने क्या किया था? अपने काम को अच्छा करने के लिए उनको पर्टिकुलर अलग अलग काम भी बांट दिए थे। फर्स्ट दे रखा है बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टैंक्स एंड कैनल्स फॉर इरिगेशन पर्पस। क्या काम करना है उनको? बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टैंक्स जो बनाते हैं पानी के वो, एंड कैनल्स बांध बनाना, किसके लिए? इरिगेशन पर्पस। इरिगेशन का मतलब भी कृषि ही होता है, एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के उद्देश्य से, कृषि के उद्देश्य से, सिंचाई के उद्देश्य से उनको क्या बनाना है? कैनल्स और टैंक्स का निर्माण करवाना है। नेक्स्ट दे रखा है मेजरमेंट ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। क्या दे रखा है? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना, जमीन की जो एक इकाई होती है मेजरमेंट करना, उसको भी करना, किसके लिए? कल्टीवेशन के लिए। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स एंड इट्स कलेक्शन। जो भी टैक्स लिया जाता था उसका कैलकुलेशन, उसकी काउंटिंग करना एंड उसका कलेक्शन करना, उसको इकट्ठा करने का काम करना। डिस्पेंसिंग जस्टिस ड्यूरिंग डिस्प्यूट। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस हो जाना, वाद विवाद हो जाना, झगड़ा हो जाना। अगर किसी प्रकार का कोई बहस हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाती है, तो उसको क्या करना? जस्टिस, न्याय दिलाना। डिस्पेंसिंग दे रखा है, डिस्प्यूट ड्यूरिंग जस्टिस डिस्पेंसिंग, किसी प्रकार की वाद विवाद या बहस हो जाती है तो उसके लिए क्या करना? न्याय करना। कंस्ट्रक्टिंग रोड्स एंड टेम्पल, उसके अलावा सड़कें बनाना, मंदिर बनवाना, ये उनके काम होते थे। अब देखो क्या दे रखा है? एन एरिया और विलेज वॉज डिवाइडेड इंटू वार्ड। अब देखो लास्ट और क्या यूनिट दे रखी है? वापस जो विलेज होते थे उनको वापस किस में बांट रखा था? वार्ड्स में बांट रखा था। जैसे अपने यहाँ पर भी है, सलूम्बर को भी आप लोगों ने पता होगा, आपके अलग अलग वार्ड के पार्षद होते हैं, तो अपने सलूम्बर को भी क्या कर रखा? वापस वार्ड में बांट रखा है। तो वार्ड के जो पार्षद होते हैं वो अपने से रिलेटेड, अपने मोहल्ले से रिलेटेड, अपनी सोसाइटी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं उनको देखते, तो यहाँ पर भी यही कर रखा था। इन द विलेज ऑफ उत्तर मेरूर देयर वॉज 30 वार्ड्स। अब एक गांव का दे रखा है यहाँ पर उत्तर मेरूर, जिसके अंदर कितने वार्ड थे? 30 वार्ड्स। ईच वार्ड वुड राइट द नेम्स ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट टू बी मेंबर ऑफ दिस कमिटीज। वहाँ पर क्या करते थे? ईच वार्ड, हर वार्ड से एक एलिजिबल कैंडिडेट, जो योग्य कैंडिडेट होता था उसका नाम लिखा जाता था। टू बी मेंबर्स ऑफ दिस कमिटीज़, यानी कि इस कमेटी के लिए, इस सभा में कौन पार्टिसिपेट करना चाहता था, पर्टिकुलर उसका नाम लिखा जाता था। द नेम्स वर रिटन ऑन स्मॉल टिकट। अब ये नाम कहाँ पर लिखते थे? वो छोटे से टिकट के ऊपर लिखते थे। मेड ऑफ पाम लीफ, कह सकते हैं पाम लीफ, पत्ती जो होती है उसके ऊपर, एंड केप्ट इन अर्थनवेयर पॉट, और उसको कहाँ पर रखा जाता था वापस बंद करके? एक मिट्टी का मटका, जिसके अंदर उस चिट्ठी को डाला जाता था। अब क्या करते थे? अ यंग बॉय वॉज आस्क्ड टू पिक 1 टिकट फ्रॉम द पॉट। किसी भी एक छोटे से बच्चे को कह सकते हैं, या यंग बच्चे को बुलाकर वो क्या करते थे? उसको कहा जाता था कि आप इस पॉट में से एक टिकट को उठाइए, एंड सेलेक्ट द मेंबर्स फॉर ईच वार्ड, और हर वार्ड में से फिर वो क्या करते थे? एक एक मेंबर्स को सेलेक्ट करते थे। तो क्या दे रखा है यहाँ पर? पर्टिकुलर एक गांव का बता रखा है कि चोलास जो डायनेस्टी थी, चोलास जो वंश था, वहाँ पर किस प्रकार का प्रशासन चलता था, कैसी व्यवस्था वहाँ पर चलती थी। तो ये दे रखा है, बहुत इजी है। जैसे ये तो हम गेम भी खेलते हैं कभी कभी कि पर्टिकुलर आप किसी बॉक्स में चिट डालते हो और उस चिट में से अपन क्या करते हैं? नाम निकालते हैं, तो कहते हैं लॉटरी सिस्टम। तो यहाँ पर भी क्या करते थे? पर्टिकुलर किसी का नाम निकालते थे, और जो जिसका नाम आ जाता था वो क्या बन जाता था? वार्ड का फिर मेंबर बन जाता था। अब दे रखे हैं कुछ इसमें इंस्क्रिप्शंस दे रखे हैं उत्तर मेरूर जो गांव है तमिलनाडु का, उससे रिलेटेड कि क्या है और क्या नहीं है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि ये क्या एक्स्ट्रा दे रखे हैं कि कौन कौन सी उसमें क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने मानव पाचन तंत्र में पहला भाग मुख गुहिका के बारे में पढ़ा। मुख गुहिका में दांतों की संरचना और जीभ की संरचना के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट भोजन नली। जैसे हमने भोजन को मुंह में लिया, अंतर्ग्रहण किया, भोजन सीधा गले में जाता है। ग्रसिका गले एवं वक्ष से होती हुई जाती है। ग्रसिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता है। ग्रसिका के अंदर संकुचन होता है, एक भित्ति में संकुचन। संकुचन का मतलब भोजन को नीचे की ओर धकेलना। हम इस प्रकार की क्रिया करते हैं तो वह भोजन नीचे की ओर सरकता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन को नीचे की ओर धकेलती रहती है। संकुचन होता रहता है, भोजन नीचे की ओर जाता रहता है। जैसे आप देख सकते हैं ये भोजन है, ये संकुचन हो रहा है, ये ग्रसिका तो संकुचन के द्वारा भोजन नीचे की ओर सीधा आमाशय में चला जाता है। कभी कभी क्या है, हमारा आमाशय खाते हुए भोजन को स्वीकार नहीं कर पाता, तो जिसके फलस्वरूप वमन हो जाता है। वमन मतलब उल्टी हो जाती है, तो वह भोजन पुनः वापस बाहर निकल जाता है। तो भोजन नली यानी कि ग्रसिका का कार्य है कि भोजन को संकुचन के द्वारा नीचे की ओर धकेलना और आमाशय तक पहुंचाना। आगे नेक्स्ट पार्ट देखो आप, आमाशय। आमाशय मोटी भित्ति वाली एक थैलीनुमा संरचना, यह चपटा और जे आकार की होती है। ये जो आमाशय है, ये ऊपर ग्रसिका है, ये जो आमाशय है ये जे आकार की थैलीनुमा संरचना है और आहार नाल का सबसे चौड़ा वाला भाग है। यह एक और ग्रसिका से, ये एक और ग्रसिका से जुड़ा हुआ है और दूसरी ओर क्षुद्रांत से जुड़ा हुआ है। आमाशय का आंतरिक स्तर यानी कि सतह श्लेष्मल हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पाचक रस स्रावित करता है। यह एक अम्ल को स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा भी प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ में आ जाते हैं। यानी कि इसके अंदर आमाशय में जो अम्ल होता है वह जीवाणु को नष्ट कर देता है। किन जीवाणु को नष्ट कर देता है? जो भोजन के साथ में अंदर आ जाते हैं। यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों का क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। तो यह जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में भी परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे हम क्षुद्रांत। क्षुद्रांत जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। क्षुद्रांत लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडली नली है। एक 7.5 कुंडली यानी कि मिली हुई है ना आपस में नली है। यह यकृत और अग्न्याशय से स्राव प्राप्त करती है और इसके अतिरिक्त भित्ति से कुछ भी रस स्रावित होते रहते हैं। यकृत देखो, यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उधर ऊपर भाग में दाहिनी दक्षिणी की ओर वह अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर का आता है ये। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, जिसे पित्ताशय कहते हैं। पित्ताशय किसे कहते हैं? यह पित्त रस स्रावित जो एक थैली की संग्रहित होता है यकृत के अंदर ना। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अग्न्याशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय से के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्न्याशय रस कार्बोहाइड्रेट्स एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा उनको उनके सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन अब क्षुद्रांत के नीचे भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल और ग्लिसरॉल तत्व में प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं। देखो, भोजन मुख गुहिका से होता हुआ ग्रास नली भोजन नली में जाता है, वहाँ से आमाशय में। आमाशय से भोजन सीधा क्षुद्रांत में जाता है जिसको हम छोटी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई 7.5 मीटर है। यह कुछ पाचक रस स्रावित भी करता है। देखो, कभी कभी जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं ना, तो
खाते समय या बात करते समय खांसी उठती है या हिचकी आती है, घुटन का अनुभव होता है, यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। जल्दी जल्दी खा लिया, खांसी आ गई या हिचकी आ गई, कुछ भी आ गई, तो यह किस कारण से होता है? हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो यह खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नासिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है, यह ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु और भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भी भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जाए? भोजन निकलने के समय एक मांसलिक संरचना वल्व का कार्य करती है, जो श्वास नली को ढक लेती है और भोजन को ग्रसनी में पहुंचा देती है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन और का अनुभव होता है तथा हिचकी आ जाती है, खांसी हो जाती है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से जो ग्रसिका से भोजन नली और श्वास नली दोनों एक ही है। यहाँ अंदर एक वॉल्व लगा हुआ है, यानी कि एक वॉल्व का कार्य करती है। जैसे हम भोजन करते हैं तो वह सीधा भोजन नलिका से होता हुआ आमाशय में चला जाता है। कभी कभी कुछ कण वायु नली के अंदर, श्वास नली के अंदर चला जाता है, जिससे हमको खांसी या घुटन का अनुभव होता है। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको एक बार रीडिंग कर लेना और उसको याद भी कर लेना। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन ने प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर 7 देखा था, जिसके अंदर एक मायावी वर्ग की जांच करनी थी। कल अपन ने स्तंभ का योग, पंक्ति का योग और विकर्णों का योग किया था। तो उसमें क्या हुआ? विकर्ण असमान थे, ठीक है। तो इसका मतलब वह मायावी वर्ग नहीं था। इसका जो दूसरा सवाल है वो आपको करना है। सवाल नंबर अपन 8वें पे आते हैं। सवाल नंबर 8वां सवाल देखना। ए और बी के निम्न मानों के लिए ए माइनस कोष्टक माइनस बी बराबर ए प्लस बी का सत्यापन करना है। यानी आपको जांच करनी है क्या ए माइनस माइनस बी बराबर ए प्लस बी की जांच करनी है। यानी ये आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या बराबर है आपको चेक करना है, ठीक है। इसको अपन लेके चलते हैं। सवाल नंबर 2 में बताऊंगा, 2 आपको करना है। सवाल नंबर देखिए, सवाल नंबर पहला देखिए, ये फर्स्ट देखना। सवाल नंबर ए बराबर आपको नजर आ रहा है 21 और बी बराबर आपको नजर आ रहा है 18। यानी ए और बी दो वैल्यू दे रखी है। दोनों वैल्यू को, दोनों मानों को आपको इसके अंदर रखना है। पहले इसके अंदर रखना है, फिर आपको इसके अंदर रखना है। इन दोनों के अंदर रखने के बाद जो आंसर आएगा वो, और इन दोनों के अंदर रखने के बाद जो आंसर आएगा वो, क्या वो दोनों बराबर है? अगर वो दोनों बराबर है इसका मतलब सत्यापित हो रहा है, सत्यापन हो रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले a बराबर 21, इसके अंदर लेके चल रहा हूं मैं LHS। LHS आपका क्या है यहाँ पे? a माइनस माइनस b, ठीक है। ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी है? 21 और ये माइनस का माइनस, सूत्र का कोष्टक 1, ये माइनस b, ये सूत्र का माइनस है, मर्जी से नहीं लगाया, सूत्र का माइनस है, ये सूत्र का है। और b की वैल्यू कितनी है? 18, ये 18 लगाएंगे। आगे देखो 21 का 21, माइनस का गुणा माइनस का गुणा क्या आएगा? प्लस, और ये 18। 21 और 18 कितने होते हैं? 39। कितने होते हैं? 39। ये आपका क्या आ गया? LHS, ठीक है। ये तो आपके LHS हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम RHS वाला देखते हैं। इधर RHS राइट हैंड साइड वाला देखते हैं। RHS में क्या आएगा? a प्लस b, क्या है? a प्लस b। यहाँ आपकी a की वैल्यू कितनी है? 21 और b की वैल्यू कितनी है? 18। इन a और b की दोनों की वैल्यू आपको इसके अंदर रखनी है। ध्यान से देखना, a की वैल्यू 21 है, 21 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 18, ये 18 रखता हूँ। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो कितने होते हैं? 21 और 18 जोड़ूंगा कितने होंगे? 39। इसका मतलब LHS बराबर RH है। इसका मतलब दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के सत्यापित हो गए। तो आपको यहाँ लिखना है LHS बराबर RHS, ठीक है। ये हो गया सवाल नंबर 8वें का पहला, ठीक है। इसी तरीके में सवाल नंबर इसके अंदर 4 है, उसके अंदर एक में और कर रहा हूँ, दूसरा और तीसरा आपको पढ़ना है। मैं चौथा आपको बता रहा हूँ।
चौथा देख लीजिए, कुछ भी नहीं है, बस खाली इसको थोड़ा सा आपको समझना है। बिल्कुल लीजिए, सवाल नंबर 4 लिखिए। ए बराबर आपके किताब के अंदर लिखा हुआ 28 और बी बराबर 11। ठीक है, ध्यान से देखना, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसके अंदर भी आपको कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको LHS लेके चलना है, फिर RHS लेके चलना है। ठीक है, पहले अपन LHS लेके चलते हैं। LHS A माइनस B, A की वैल्यू कितनी है 28, ये 28 माइनस सूत्र का, फिर कोष्टक वापस सूत्र का माइनस, और B की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11, ये 11 लगेगा। आगे देखना, इसको हल करते हैं। 28 का 28, ये माइनस कोष्टक के बाहर है और ये कोष्टक के अंदर है। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब कोष्टक से कोई संख्या खोलते हैं, बाहर निकालते हैं, तो क्या करते हैं, चिन्हों का गुणा होगा आपस में। तो माइनस का गुणा माइनस से करेंगे क्या आएगा प्लस, और प्लस के क्या हो जाएंगे 11। इन दोनों को जोड़ो, 28 और 11 दोनों को जोड़ कर क्या आएंगे 39। क्या आएंगे 39। पहले वाले में 39 आया और ये भी 39 है, दोनों सेम है। इसी प्रकार इधर देखो a प्लस बी, RHS लेके चलते हैं। RHS में क्या है a प्लस बी, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके 28 है, यहाँ पे लिखो 28 प्लस b की वैल्यू कितनी है 11, और दोनों को जोड़ देंगे कितने आएंगे 39, ये आपके 39। ठीक है, ये क्या हो गया, दोनों की वैल्यू दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों की क्या हो गई, एक दूसरे की बराबर है, यानी LHS बराबर RH। ये आपके सिद्ध हो गया, दोनों बराबर है। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 8वां। आगे चलते हैं इसी श्रेणी में, सवाल नंबर 9वां देख लीजिए। 90 के अंदर में आपको एक दो बताऊंगा, बाकी आपको ही करना है। ठीक है, 9वां सवाल शुरू होने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए बॉक्स में संकेत दे रखे हैं। आपको संकेत दे रखे, एक दे रखा बड़ा, फिर दे रखा छोटा, फिर दे रखा बराबर। इन तीनों संकेतों को यूज करना है, यानी उपयोग में लेना है। आपको सीधी गणित बता देता हूं कि जिधर मुंह खुला रहता है वह संख्या बड़ी रहती है, और जिधर मुंह बंद रहता है वह संख्या क्या रहती है, छोटी। मान लो सपोज मैंने यहाँ लिख दिया 54 और यहाँ लिख दिया मैंने 53। 54 और 53 में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपकी बड़ी संख्या कौन सी है, 54 है। इसका मतलब जिधर मुंह खुला है इधर, इसका मतलब वो संख्या बड़ी, यानी इधर मुंह खुला है इसका मतलब ये संख्या बड़ी है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले आपकी माइनस वाली संख्या के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इस सवाल को शुरू करने से पहले मैं आपको संख्या रेखा के बारे में एक बार वापस रिवाइज करा देता हूँ, तो आपकी क्या रहेगा, जानकारी रहेगी, ध्यान में रहेगा कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी। ठीक है, सबसे पहले मैं संख्या रेखा बना रहा हूँ वापस। ये सेंटर में क्या है 0, और इधर दाईं ओर 0 के दाईं ओर क्या होती है प्लस वाली संख्या होती है, और 0 के बाईं ओर यानी इधर बायां भाग ये, और ये क्या होता है दायां भाग, तो इधर वाली क्या होती है माइनस की संख्या होती है। क्या होती है माइनस की। तो आपको पता होना चाहिए कि इधर जो संख्या होती है वो हमेशा क्या होती है बढ़ते क्रम में होती है। क्या होती है बढ़ते क्रम में, यानी इधर यानी -4 से -3 क्या होंगे बड़े, -3 से -2 बड़े होंगे, -2 से -1 बड़ा होगा, -1 से 0 बड़ा होगा, 0 से 1 बड़ा होगा, इधर 1 से 2 बड़ा होगा, इधर बढ़ता जाएगा। एक एक संख्या बढ़ती है, और इधर क्या होता है घटती है। ये क्या होता है घटते क्रम में होते हैं। कौन से क्रम में होते हैं, घटते क्रम में। ध्यान से देखना। ठीक है, समझ में आई बात। अगर मैं पूछूं कि -3 और 3 में बड़ा कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इधर तो घट रहा है और इधर बढ़ रहा है, तो 3 बड़े और -3 क्या है छोटे। तो बढ़ते क्रम में क्या होंगे 3 बड़े होंगे और छोटे -3 होंगे। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको कि -4 और 0। अब आप विचार करोगे 0 तो 0 और -4 गलत। 0 क्या है बड़ा है -4 से, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया ये बढ़ते क्रम में इधर है, ये -4 है, -4 से -3 बड़े, -3 से -2 बड़े, -2 से -1 बड़ा, और -1 से 0 बड़ा, यानी इधर बढ़ रहा है, यानी -4 से क्या होगा 0 बड़ा है। इसका मतलब आपका चिन्ह ये आएगा। ठीक है, कभी कभार आप देखते हो यहाँ लिख दिया 5 और यहाँ लिख दिया -5। अब इन दोनों में चेक करोगे आप कि 5 बड़ा है -5 बड़ा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 5 इधर से बड़ा है और -5 इधर छोटा है। तो आपको पता होना चाहिए 5 बड़ा है, ये चिन्ह इधर। अगर दोनों संख्याएं समान है, मान लो 55 55 हो तो दोनों बराबर,
-4 और -4 होगा दोनों बराबर। ठीक है, ये संख्या रेखा के बारे में जानकारी है। ठीक है, सवाल नंबर 9 देख लीजिए आप। 9 का एक सवाल देख लीजिए, बाकी अपन कल देखते हैं। एक सवाल देख लीजिए, छोटा बड़ा और बराबर निशान लगाना है। सवाल नंबर पहला देख लीजिए। ठीक है, -8 प्लस -4 फिर ये बड़ा ब्रैकेट -8 फिर -4। इसको हल करना है, डायरेक्ट इसको आंसर नहीं लिखना है आपको, इसको पूरा हल करना है। ठीक है, अब देखा -8 प्लस करना -4। ठीक है, आगे देखना -8 का -8 माइनस का प्लस के 4 कोष्टक से बाहर निकल के इसको हल करो। मैंने आपको पहले बताया था कि माइनस वाली संख्याओं को जोड़ने पर माइनस का निशान आता है, प्लस वाली संख्याओं को जोड़ने पर प्लस का निशान आता है। तो -8 और -4 कितने माइनस के 12, और इधर देखना -8 प्लस 4, तो -8 में से प्लस के 4 गए तो माइनस के 4। अब माइनस के 12 बढ़े, माइनस के 4 बढ़े, तो आपको पता होना चाहिए संख्या रेखा पे 0 यहाँ पे आता है, -4 यहाँ आता है, तो आगे चलेंगे -12 आएगा, यानी इधर घटता है इधर बढ़ता है, तो -4 क्या होंगे बड़े होंगे और -12 क्या होंगे छोटे। इसका मतलब -4 क्या है बड़े और -12 छोटे होंगे। ठीक है, एक सवाल अपन ने किया है 90 का पहला, बाकी सवाल आप करने की कोशिश करना, बाकी मैं कल बताता हूँ। मॉर्निंग क्लास, जैसे कि हमारा लेसन फर्स्ट चल रहा है बेटा, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। जैसे कि कल हमने पढ़ा था
रूढ़िवादी के अंदर जो काफी परिवर्तन आया, यानी कि समाज के अंदर काफी बदलाव आया। इसलिए सारे कालों में ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। मध्यकाल की तुलना आधुनिक काल से की जा सकती है। जैसे कि मध्यकाल के अंदर देखिए, मध्यकाल में क्या था कि थोड़े जो अभी जो चल रहा है उसमें मिलती जुलती विचारधाराएं थी लोगों की, है ना। तो ये था, इससे ऐसे है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था, उसकी तुलना कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन ऐसा सही नहीं है। मध्यकाल में थे जैसे कि कुछ लोग ऐसे प्राचीन में यानी कि पुराने विचारधारा के थे, रूढ़िवादी थे, वो उनकी विचारधारा वहीं पर रखे रहते थे। परंतु आने वाले समय के अंदर जो यानी कि मध्यकाल के अंदर इसके अंत तक है कि उसमें जैसे समय बदला तो कुछ लोग वो रूढ़िवादी विचारधारा को नहीं मानते थे, वो अपनी विचारधारा से कार्य करते थे। तो ये अपना आज लेसन अपना पूरा हो गया है। अब अपन थोड़े क्वेश्चन आंसर